नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि खरमास तो बीत चुका है और खरमास बीतते ही हमने चूड़ा दही वाली राजनीति देखना शुरू कर दिया है। बिहार से दिल्ली तक ये शुरू हो चुका है। सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति में क्या फेरबदल होने जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस में टूट होने जा रही है। कई सूत्रों से हमारे पास पुख्ता जानकारी है। सवाल यह उठता है कि ये कांग्रेस के विधायक कहां जाएंगे। मेरी जानकारी में ये तीनों पार्टी से संपर्क में है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या एलजेपीआर हो। बड़ा सवाल यह है कि इसके विधायक किसके पास जाएंगे या टूट टूट कर अलग अलग पार्टी में जाएंगे। दूसरा गंभीर सवाल यह उठता है कि तेज प्रताप इन दिनों विजय सिन्हा के काफी करीब नजर आ रहे हैं, तो आखिरकार तेज प्रताप की मंशा क्या है। वैसे चूड़ा दही से एक दिन पहले तेज प्रताप अपने घर भी पहुंचे थे। तेजस्वी यादव के साथ उनका फोटो भी दिखा था, भ्रातृत्व प्रेम भी दिखा था, अपनी भतीजी को गोद में खिला भी रहे थे, लाड़ प्यार भी कर रहे थे। लेकिन चूड़ा दही के भोज में तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी भी नहीं पहुंची और साथ ही साथ भाई भी नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या समझा जाए कि एक पिता के तौर पर तो जरूर पहुंचे, लेकिन सियासतदां के लिहाज से देखा जाए तो पिता ने भी एक तरह से दूरी बना ली। मतलब बहुत साफ है कि आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव ही रहेंगे। तेज प्रताप के लिए अभी फिलहाल वहां कोई जगह नहीं है। और जहां तक सवाल है जेडीयू का, तो जेडीयू में निशांत की एंट्री को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत लोगों की इच्छा भी है। जेडीयू कैसे बचे, नीतीश कुमार की विरासत निशांत जल्दी से जल्दी संभाल लें, और साथ ही साथ जेडीयू में जब भारी फेरबदल होगा तो आरसीपी सिंह की एंट्री कब होने जा रही है। हरिवंश सिंह को क्या तीसरी दफा राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, उसके जगह उपसभापति के तौर पर क्या संजय झा होंगे, किसकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के भी बिहार की सियासत में जबरदस्त चर्चा है। तो आखिरकार किस तरीके से बिहार की सियासत बदलने जा रही है, आरजेडी की भूमिका क्या रहने वाली है, जेडीयू में कौन कौन लोग आने वाले हैं, तेज प्रताप किस ओर जाएंगे। और गंभीर सवाल यह उठता है कि कांग्रेस क्या पूरे तरीके से बिखर जाएगी। यह भी एक बड़ा सवाल है और तमाम सवालों का जवाब हम देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि दरअसल बिहार में चल क्या रहा है, और जो हमारी जानकारी है हम उनके द्वारा पुख्ता कर आप तक पहुंचाएंगे कि बिहार में होने क्या जा रहा है। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि अलग अलग दल के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। आप गए थे तेजस्वी यादव को दूध देने, तो बहुत चल ही रहा है, आज तो बहुत चल ही रहा है। उम्मीद है अब हम बार बार तो आप लोग घूस फिर के आप लोग को वही न्यूज में मिलता है। नहीं, आप गए थे खुद उनको देने के लिए, तब देने गए थे, अब उनको आने का मन करेगा तब न आएंगे। अब जबरदस्ती ऐसे हाथ पकड़ के सबसे बड़ा सवाल आप लोग का ये कि तेजस्वी जी नहीं आए, तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद्र हो सकता है घेरा हुआ हो, जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे हो। हम तो बैठे हुए हैं लगातार। अब तो ये सवाल आप उनसे ना पूछिए कि आने का मन है कि नहीं आने का मन है। हमने तो पारिवारिक विषय है भाई, इसको कतई राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये एक परिवार की बात है, कौन कहाँ आया कौन कहाँ नहीं गया, ये फैमिली मैटर है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं लगता है परिवार ने इंडिकेशन दिया था इस बात को, उन्होंने कहा भी कि इंतजार करेंगे, दिन भर उन्होंने इंतजार भी किया उनका। आदरणीय लालू जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थे। अब जब घर के मुखिया ही मौजूद हैं तो बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। जी हाँ, यह पारिवारिक मैटर है, लेकिन जब परिवार ही राजनीतिक हो तो यह सिर्फ पारिवारिक मैटर कैसे रह जाता है, जरा सोचिए। अगर सिर्फ ये पारिवारिक मैटर होता तो इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति राजनीतिक हो जाता है, और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, जब उसका पूरा परिवार राजनीतिक होता है, और ख़ास तौर पर जिनकी बात पूछी जा रही है वो पूरे तरीके से राजनीतिक हैं, तो फिर उनकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। चर्चा तो होना लाजमी है, और इसीलिए हम इस सवाल का जवाब भी आपको बताएंगे। तेजस्वी नहीं आए लेकिन साधु आ गए, ये क्या मैसेज है, क्या पैगाम है।
तेजस्वी नहीं आए लेकिन विजय सिन्हा आ गए। ये क्या मैसेज है, ये क्या पैगाम है? तेजस्वी नहीं आए, राबड़ी नहीं आई, लेकिन तेज प्रताप उन सब के पास गए जो कि तेजस्वी यादव के जोरदार राइवल है, राजनीतिक रूप से भी जोरदार प्रतिद्वंदी है। तो तेज प्रताप करना क्या चाह रहे हैं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और बिहार की जनता इस बात को जानना चाह रही है। निशांत कब आ रहे हैं, आरसीपी सिंह की कब एंट्री हो रही है, बिहार में इतना बड़ा फेरबदल कब होने जा रहा है, खड़मास तो अब बीत गया, वो दिन कब आने वाला है, ये सब जानना चाहते हैं। कांग्रेस भी टूट रही है और ये मुझे पुख्ता तौर पर पता है। यकीन मानिए, आज मैंने 3 सियासत दल के बड़े नेताओं से बात की और उन सब ने बताया कि हाँ हमारे संपर्क में। पर सवाल ये उठता है कि वाकई ये संपर्क टूट में तब्दील होगा, किस किस के संपर्क में है। और तो और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक जो कि उपेंद्र कुशवाहा से बगावत किए हुए हैं, वो भी एलजेपी-आर के संपर्क में, वो भी कुछ और दलों के संपर्क में, लेकिन और दलों से उनको रिस्पांस क्या मिल रहा है। फिर ये बात पता चल रही है कि अब उसी पार्टी में रह करके पार्टी को पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में किया। इस रास्ते पर वो चलना चाह रहे हैं क्योंकि उनको उसी में भलाई नजर आ रही है और वो एनडीए में बने रहना चाहते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं दीपक कोचगवे साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक कोचगवे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको राजनीतिक विश्लेषक मत बनाइए, इन्होंने पूरा जीवन पत्रकारिता में दिया है, इनको वरिष्ठ पत्रकार लिखिए पीसीआर। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रामबंधु वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष जी, मैं सीधा पहले आपके पास आना चाहूँगा। साधु यादव आ गए, तेजस्वी नहीं आए, राबड़ी नहीं आए, लालू प्रसाद क्या सिर्फ पिता के तौर पर आए, राजनीतिक रूप से साथ देने तो नहीं आए, मैसेज तो यही बाहर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अब लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल नहीं, अब तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल हो गया। तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही होगा और तेज प्रताप यादव की नजदीकियां भाजपा नेताओं से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव के समय से यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंडिंग भी हुआ था। तेजस्वी यादव इसी बात को लेकर के, वो तो नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद भी जाए, लेकिन लालू प्रसाद गए, अपना एक पिता होने के नाते गए, निमंत्रण मिला तो गए। और तेजस्वी यादव तो बगैर संजय यादव के चलते नहीं है कुछ, संजय यादव जो सलाह देंगे वही करेंगे। तो यही कारण है कि तेजस्वी यादव भी नहीं गए, राबड़ी देवी भी नहीं गई, क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल में वही होता है 90% जो कि तेजस्वी यादव चाहते हैं। मीसा भारती को देखिए, पहले मीसा भारती भी एग्रेसिव रहती थी लेकिन अब कुछ नहीं बोलती है। रोहिणी आचार्य जो कि पूरे देश की लाडली बन गई थी, उसे घर से निकाल दिया गया, यहाँ तक किया कि जूता चप्पल चलाया गया, लेकिन न लालू प्रसाद कुछ बोल पाए, न राबड़ी देवी कुछ कर पाए, माँ भी नहीं कर पाए, पिता भी नहीं कर पाए, रोते हुए घर से निकल गई। तो अब राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही होगा और तेज प्रताप यादव ने लाइन पकड़ ली है, अब वो एनडीए की तरफ ही जाएंगे। और राजनीतिक मजबूरी भी है और जरूरी भी है उनके लिए, क्योंकि अब वो चुनाव हार चुके हैं और हारने के बाद अगर चुनाव जीतना है, उन्हें भविष्य में राजनीति में कायम रहना है, तो कोई ना कोई शाखा तो पकड़ना होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं या जनता दल के साथ जाएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि ज्यादा फायदेमंद उनके होगा, कि ताकि केस मुकदमा का भी मामला कहा जाता है कि भाजपा में आ जाओ तो वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे। तो तेज प्रताप यादव की राजनीतिक भविष्य के लिए भारतीय जनता नहीं, ज्यादा मैं संतोष जी आपकी बात से सहमत हूँ बहुत हद तक। मैं ये नहीं कहता कि हाँ वो एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें सब धुल जाता है, इसके कई उदाहरण हैं, मैं इस बात को सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और शिवानंद तिवारी ने भी अपने ट्वीट में ये बात उन्होंने रखी है, जबकि शिवानंद तिवारी के भी अपने मकसद हो सकते हैं, अपने मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आती है और मैं सालों से इस बात को देखता रहा हूँ, रिपोर्ट करता रहा हूँ, चर्चा करता रहा हूँ,
10 सर्कुलर रोड में दही चूड़ा वाले दिन तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता पहुंचते थे। चूड़ा दही बहाना होता था, लेकिन अपने बड़े नेताओं से मिलते थे और एक अलग जश्न का माहौल आरजेडी में होता था जो नेता और कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करता था। इस बार 10 सर्कुलर रोड सूना रहा और तेज प्रताप यादव चर्चित रहे, वो चर्चाओं में बने रहे। सवाल ये है, और ये शिवानंद तिवारी ने पूछा, ये बड़ा वैलिड सवाल है कि जो लोग तारीख तक तय करवा दिए थे कि इस तारीख को आप मुख्यमंत्री बनेंगे, अब वो लोग कहाँ हैं? क्यों सुना है 10 सर्कुलर रोड? हारे आप, ठीक है, हार जीत राजनीति में लगा रहता है, बड़े बड़े लोग लंबे समय तक हारे हैं, लेकिन अभी आपके पास उम्र है, लंबे समय तक आप राजनीति करेंगे। आखिरकार जो आरजेडी की परिपाटी थी, जिसके सहारे कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे से जुड़ते थे, मिलते थे, साल का एक दिन तो तय था ना, उस दिन भी ये चूड़ा दही नहीं हो पाया और पूरा लाइमलाइट लूट गए तेज प्रताप। ऐसा क्यों हुआ? ये शिवानंद तिवारी भी पूछ रहे हैं, आरजेडी के कई समर्थक भी पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये तेजस्वी का राष्ट्रीय जनता दल है। पहले लालू प्रसाद का जब तक था तो वहां होली भी धूमधाम से मनाई जाती थी, छठ भी होता था, दुर्गा पूजा भी होता था, सरस्वती पूजा भी होता था और दही चूड़ा भी होता था और सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता था। ईद भी मनाया जाता था, फिर और हर पर्व त्योहार जब तक लालू प्रसाद की चली, हर पर्व त्योहार। लेकिन जब से तेजस्वी ने कमान संभाला है, आप देखते होंगे कि सारे पर्व, छठ भी वहां से छठ न हुआ, न दुर्गा पूजा, न सरस्वती पूजा, न ईद, सब चीज से धीरे धीरे पार्टी कटती जा रही है। क्योंकि अब तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, जो नवरत्न माने जाते हैं, जो चाणक्य माने जाते हैं, अब उनके इशारे पर चलते हैं, या कहिए कि अहंकारी हो गए हैं और जनता से दूर होते चले गए हैं। जनता क्या, अब तेजस्वी यादव विधायकों से भी नहीं मिलते हैं। तो ये दूरी के कारण ही आप अभी जो हार हो रही है, A to Z की बात करते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन लोगों से दूरी A to Z नहीं, बस वो संजय और रमीज में एसआर में जुड़ के रह गए हैं। बस वही चार जो चौकड़ी है, बस 2-4 लोगों से ही जुड़े रह गए हैं और बाकी किसी से ना मिलना, ना जुड़ना, ना किसी से बात करना। तो यही मूल वजह है। और तेज प्रताप यादव ने इस बार एक दही चूड़ा का भोज किया और सभी नेताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया और ज्यादातर लोग आए हैं। तो लालू प्रसाद की जो परंपरा थी उसे तेज प्रताप ने आगे बढ़ाया, तेजस्वी यादव तो नहीं। और 10 सर्कुलर की बात है जहां तक, तो लगभग 10 सर्कुलर रोड लगभग खाली हो चुका है। वहां से मकान खाली करने का आदेश हुआ, तो धीरे धीरे वहां से मकान खाली हो रहा है। लेकिन जो आरजेडी की परंपरा थी उसमें दही चूड़ा का भोज तेजस्वी यादव को अपने आवास पर देना चाहिए था या कहीं भी देना चाहिए था। ये परंपरा है, आम लोग वहां पहुंचते थे, एक आम लोगों में उत्साह होता था। तो इस परंपरा को धीरे धीरे कहिए कि सभी परंपराएं धीरे धीरे तेजस्वी यादव के आने के बाद वो समाप्त होती जा रही है। चाहे छठ हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि एक ब्यूरोक्रेट टाइप हो गए हैं तेजस्वी यादव। आपका मुख्यमंत्री से मिलना आसान है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल सकता है विधानसभा में, लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकता है। तेजस्वी यादव का ये स्थिति हो गया है, जिसके कारण अब उनके कहने के कारण, उनके नवरत्न के कारण यही वजह है कि इस बार दही चूड़ा का भोज नहीं हुआ है। हार का भले लोग बोल रहे हैं कि हार के कारण नहीं, लालू प्रसाद भी 10 में हारे थे, लेकिन उसके बाद भी दही चूड़ा का भोज का आयोजन हुआ था और लालू प्रसाद ने सभी लोगों के साथ मिलकर, और फिर लालू प्रसाद ने संघर्ष किया, नीतीश कुमार को साथ लिए और 15 का चुनाव में फिर सरकार बनाया उन्होंने 15 में। तो लालू प्रसाद लेकर चलते थे और वहीं तेजस्वी यादव सबको तोड़ते जा रहे हैं। परिवार, जब तो पार्टी की बात ही छोड़ दीजिए, जब परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो पार्टी और गठबंधन कहां से संभाल पाएंगे। 2-2 बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ बड़ी बात आप उठा रहे हैं दीपक कुछ गवे जी। तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार 2-2 बार है और तेजस्वी यादव या उनके समर्थक बार बार मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाइए, मुख्यमंत्री का शपथ दिलाइए, नीतीश जी रिटायर होइए। नीतीश जी चले गए। आज नीतीश जी अगर तेजस्वी के साथ होते तो बिहार में सत्ता भी आरजेडी और नीतीश की होती और लोकसभा चुनाव में भी 30 सीट जीते रहते। तो तेजस्वी यादव दूरदर्शी ने की। ओवैसी का उदाहरण ले लीजिए, मैंने ओवैसी के भी अति में कहा था कि तेजस्वी यादव ओवैसी को नहीं ले रहे हैं, वो उनको 25 से 30 सीट का नुकसान होगा। आप ही के चैनल पर मैंने कहा था और नुकसान देखिए हुआ। ओवैसी के साथ नहीं गठबंधन करना, ये संजय यादव की रणनीति रही। संजय यादव ने नहीं गठबंधन करने दिया। आज गठबंधन करते तो कम से कम 50 सीट तो जीते रहते। वो वैसे भी 5 सीट जीते।
वो तो 5 ही मांग रहे थे। तो ये कारण है अहंकार। और एक कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो तेजस्वी यादव चापलूसों से घिर गए हैं, निंदा करने वालों से नहीं बात करते हैं। आपके पार्टी के ही कहे भाई वीरेंद्र हैं, सोनपुर के पूर्व विधायक हैं, शिवानंद तिवारी हैं, सिद्दकी जी हैं, रामचंद्रपुर में हैं, ये सब सच्चाई उनके पास रखते हैं। चाहे रोहिणी आचार्य है, सब लोग उनको सच्चाई कहती है कि ये गलत हो रहा है। तो जो सच्चाई उनके सामने रखते हैं, सही बात बोलते हैं, तो सही बात कड़वी लगती है। और तेजस्वी यादव के सामने जो भी सही बात करते हैं उनको वो किनारे कर देते हैं। और जो चापलूस है, संजय यादव जैसे चापलूस, रमेश जैसे चापलूस लोग हैं, शक्ति यादव जैसे हैं, तो चापलूसों से वो घिरे हुए हैं। तो ये पतन का कारण है। जो भी राजा या राजनेता चापलूसों से घिरा, उसका पतन निश्चित हुआ है। और तेजस्वी यादव पतन के कगार पे हैं। अगर सुधार उनमें नहीं हुआ और उनमें लोगों से गठबंधन नहीं किए, अपना ठीक है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की और मुझे लगता आपने डिबेट सेट कर दिया। और अब बहुत लोगों से यही सवाल करूंगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अगर तेजस्वी यादव आपके हिसाब से पतन की तरफ हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक दल क्या पतन की ओर बढ़ चुका है। दीपक कुचगवे जी, या ये माना जाए कि तेज प्रताप ही असली बारिश लालू प्रसाद जी के हैं? क्योंकि कम से कम तेज प्रताप जी कई काम तो ऐसा करते हैं जो लगता है लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव का विरोधी दलों में भी अच्छा संबंध है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि मैं ही आरजेडी हूं, आरजेडी का ही मुझ में विलय हो जाएगा। अगर इस तरीके से लाइमलाइट में रहे तेज प्रताप, जैसा कि शिवानंद तिवारी भी कह रहे हैं और उनके इर्द गिर्द के लोगों पर सवाल उठा रहे हैं शिवानंद तिवारी, और संतोष जी भी वही बात कह रहे हैं, तो आप आरजेडी का भविष्य क्या देख रहे हैं दीपक कुचगवे जी? किसके हाथ में होगा? क्या ये चूड़ा दही जो है, इसमें जो सियासत सही दिखाई पड़ा, क्या मान लिया जाए कि आरजेडी रहा तो तेज प्रताप बड़े नेता नजर आएंगे, या तेज प्रताप की नजदीकी जिस तरीके से एनडीए की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, आरजेडी के लिए तो बड़ा खतरे का सिग्नल है, खतरे की घंटी है ये? देखिए, जिस तरह से आरजेडी में जो जिस तरह से तनाव और जिस तरह से आपस में मतभेद चल रहा है, ये कभी आरजेडी में हुआ नहीं था। मतभेद होते थे, साधु यादव से हुए, जब साधु यादव थे और सुभाष यादव थे, तो उसे लालू बहुत प्रेम से पटा देते थे और बहुत शांति से उसे पब्लिक नहीं होने देते। ये जो मसला है, ये लालू यादव के परिवार को पूरी तरह तोड़ देने का बहुत जबरदस्त साजिश है या प्रयास है, जो भी कहा जाए। जिस तरह से लालू यादव अब प्रासंगिक नहीं है, जिस तरह से हम लोगों ने लालू यादव को देखा, उस हिसाब से लालू यादव को कोई पकड़ के आगे बढ़ाता है तो वो आगे बढ़ते हैं, बोलने को कहता है तब बोलते हैं। तो खैर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का एज ग्रुप लगभग थोड़ा बहुत 19-20 है। मगर आपने जो कहा कि जिस तरह से दही चूड़ा का जो मसला हुआ और जिस तरह तेज प्रताप यादव धीरे धीरे पॉलिटिक्स में अपनी गति बढ़ाना चाहते हैं, ये अभी अर्ली है, बहुत अर्ली है। देखिए, लालू यादव जो 94 में, आपने भी 10 सर्कुलर रोड की बात की, हम लोग ने देखा है कि शुरुआत दही चूड़ा कर लालू प्रसाद यादव ने 94 और 95 में किया था, हम लोग देखते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ा, बृहद रूप हुआ और अब ये पॉलिटिकल मंच बन गया। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव में दो कमियां हैं, अगर वो कमी बरकरार रही तो पार्टी टूटने में कौन सी बड़ी बात है? पार्टी तो टूट ही गई पंकज जी। जब तेज प्रताप ने एक पार्टी बना ली आरजेडी से हटके, तो पार्टी तो टूट ही गई ना। जो बची पार्टी है वो पार्टी अभी तेजस्वी यादव के हाथ में। आपने देखा कि इस जिस तरह से तेजस्वी और उनके आसपास के लोगों का वर्चस्व है, आपने देखा कि कल के चूड़ा दही के भोज में कोई आरजेडी का बड़ा नेता नहीं मौजूद था। कोई भी आरजेडी का, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, रामचंद्र पूर्वे हो, मेहता हो, और जितने तमाम लोग थे वो लोग कोई नहीं थे। सिर्फ लालू प्रसाद यादव पिता मोह में वहां गए थे, मगर उसको संदेश दिया गया कि लालू ही की ये असली पार्टी है। देखिए, ये अर्ली है। और मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से अभी जो दौर चल रहा है चूड़ा दही का, और अब जो
कल के बाद जो समीकरण बन रहे होंगे, वो समीकरण में कहीं ना कहीं आरजेडी के सांसद और विधायक सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे होगा। सांसद और विधायक जो 4 सांसद हैं और 25 विधायक है, ऐसा नहीं है कि एकदम 0 बटा सन्नाटा हो गए थे, है। मगर सवाल जिस तरह से अभी की परिस्थिति में तेज प्रताप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत मेहनत है, बहुत तरीके। अगर लालू प्रसाद यादव जरूर परखी हैं, पॉलिटिकल परखी हैं कि कौन आदमी क्या कर सकता है, अगर उनको लगा होता कि तेज प्रताप में ये सारी बातें हैं तो जरूर उसी समय तेजस्वी के ठीक पहले है, उनको बना दिया ठीक है, होता। बिल्कुल मगर लालू प्रसाद यादव ने इस चीज को समझा, नहीं किया। सीखा और काम किया। नहीं, अभी पर का जो मसला है, जिस लेकिन तरह से एनडीए के नेताओं को बुला रहे हैं, चाहे आपने कहा विजय चौधरी, विजय सिन्हा के घर गए, विजय सिन्हा उनके पास आए, न्योता खुलेआम है। संतोष सुमन ने साफ कहा मंच से कि अब आप आना चाहते हैं तो एनडीए में स्वागत है। ये सारी बातें चल रही हैं, मगर मुझे लगता है कि एनडीए में इनको लेने में नहीं, ठीक है। आपको ये सारी देखिए दीपक जी, एक सेकेंड, नीतीश जी। कुमार ये भी लैंड फॉर जॉब में इन पर भी सजा होने वाली, इनका भी नाम है। तो क्या अरे नीतीश ऐसे कुमार ऐसे लेंगे? ऐसे कई उदाहरण हैं जिन पे आरोप है, जिन पे केस है और बीजेपी ने लिया है उनको। ये ऐसी बात नहीं है। आप महाराष्ट्र से लेकर के कई लोगों को देख लीजिए, ठीक है, बीजेपी ने उनको लिया है, ये हकीकत है। तो तेज प्रताप कोई अनूठे एग्जाम्पल नहीं होंगे, ये अब क्लियर अगर कट उनको दिखता है। नहीं ना, नहीं, वो तो वॉशिंग मशीन की बात सही है, वो तो हाँ, है ही, जुमला वो तो दे सच्चाई है। सकते हैं। आप हम सब जानते हैं इस बात को। इसलिए मैं वही कह रहा हूं, देखिए पॉलिटिकली आपको क्या सूट करता है और कैसे आप मजबूत होते हैं और आप जीत जाते हैं। अब यही कोशिश हर दल की रहती है, यही कोशिश रहती है। नहीं तो बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता जो हम आज के टाइम में नीतीश कुमार के ही साथ देख रहे हैं। और नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, बीजेपी भी करती आ रही है। राम बंदोबस्त जी, मैं आ रहा हूं, आलोक बस जी आपके पास भी आ रहा हूं। पर राम बंदोबस्त जी, सीधा सवाल है, अपने लालू प्रसाद जी के अलावा कोई घर से आया नहीं, साधु यादव दिखाई पड़े। क्या तेज प्रताप करना क्या चाह रहे हैं? क्या चल रहा है बिहार की सियासत में? साधु यादव को बुलाना, बीजेपी के नेताओं को बुलाना, अन्य लोगों को बुलाना, ठीक है, आरजेडी के नेता नहीं आए, बड़े और कई नेता। वजह हो सकती है कि सबको समझ में आ चुका है अब आरजेडी तेजस्वी यादव की है, तेज प्रताप की नहीं है, या अब लालू प्रसाद की नहीं है। लालू प्रसाद एक पिता के तौर पर पहुंचे। पर इसका मतलब क्या निकाला जाए, क्या समझा जाए कि साधु यादव आ रहे हैं, तेज प्रताप क्या उन लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं जो कभी आरजेडी के बड़े खास होते थे, लालू परिवार के बड़े खास होते थे? तेज प्रताप की राजनीति किस ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है आपको? यादव एक पिता के रूप में बहुत ही बारीक से एक राजनीतिक चाल चल रही है। देखिए, तेज प्रताप यादव जो दही चूड़ा का भोज दिए थे, वो चुनाव के दरमियान भी और इस भोज में भी कई दफा बोल चुके हैं कि जो उनकी पार्टी है, जनशक्ति जनता दल है, वही लालू यादव का असली उत्तराधिकारी है। और उसी के बैनर तले दही चूड़ा का आयोजन भी हो रहा था और उसमें लालू यादव आकर के आशीर्वाद दिए। तो जिस आयोजन में कहा जा रहा है कि लालू यादव के असली उत्तराधिकारी हम हैं, उसमें लालू यादव का आना निश्चित तौर पे वो एक पिता के रूप में तो आए ही हैं, साथ ही साथ एक राजनेता के रूप में भी आए हैं। और ये लालू यादव की जो बहुत ही महीन राजनीतिक चाल है, संभवतः उसको तेजस्वी यादव उनके आने के बाद ही भाप पाए होंगे, क्योंकि वो आए, मंच पे बैठे, बहुत देर तक रहे, साथ में खाए, अपने बड़े बेटे की तारीफ भी किए। तो अगर वो नहीं आते तो फिर एक बार ये हो जाता कि लालू यादव राजनीतिक तौर पे अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से अभी भी अटैच नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप पारिवारिक कारण से किसी परिवार के सदस्य को घर से बाहर निकाले हैं। उनको तो घर से बाहर भी निकाला गया है, पार्टी से भी बाहर निकाला गया है, और जिस कारण से उनको घर से बाहर निकाला गया था वो कोई राजनीतिक कारण तो था नहीं, वो तो एक पारिवारिक कारण था। और उसके बावजूद भी फिर आए, अगर वो पिता के रूप में भी आए तो भी देखिए कि कहीं ना कहीं से वो अपनी एक सहमति या अपना एक सहयोगी प्रदर्शित कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को। दूसरी बात यह है कि वो एक जनशक्ति जनता दल के बैनर तले आयोजन था, उसमें आए, बैठे और आशीर्वाद दिए। और
दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो चूरा दही का जो कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये असली बिहार में इस बार मकर संक्रांति की जो राजनीति है, अगर कोई असली में आयोजन किया तो तेज प्रताप यादव नहीं किया है। और जिस तरीके से उन्होंने भावनात्मक तौर पे तेजस्वी यादव की घेराबंदी की है, अपने मामा के यहाँ गए जिनसे अभी तक परिवार की दूरी थी, अपने घर के हर सदस्य के पास गए, खुद छोटे भाई के पास गए, उनकी बेटी को गोद में खिलाया। तो ये बिहार की जनता या हर लोगों के बीच में खबर जा रही है कि एक भावनात्मक तौर पे वो अपने परिवार की आज भी इज्जत करते हैं और व्यक्तिगत तौर पे राजनीतिक कारण से तेजस्वी यादव दूरी कायम कर रहे हैं। इसमें राबड़ी देवी नहीं गई, राबड़ी देवी नहीं गई। हो सकता है तेजस्वी यादव वो देखेंगे कि तेजस्वी यादव को कितना बुरा लगेगा अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव माता पिता और बहन सब कुछ चले जाएं, तो इस पे तेजस्वी यादव पे भी कोई फर्क पड़ेगा, इसके कारण वो नहीं गई होंगी। लेकिन आगे चल के वो अपने बयानों के जरिए तो सहमति और एक आशीर्वाद तो दे देंगे। चलिए, चुनाव में भी हमने यही देखा था। ठीक है, ठीक है राम बंदोबस्त जी, अब तो समझ में आ रहा है कि तेज प्रताप यादव दही चूड़ा वाली राजनीति में तो बाजी मार ली उन्होंने, और ये उन्होंने साबित कर दिया जो उनके पिता के द्वारा कम से कम पिछले 3 दशक से जो स्थापित था उसको तेजस्वी यादव ने भले ही तोड़ दिया, लेकिन तेज प्रताप यादव उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। पर अब हम दूसरे बात के तरफ बढ़ते। एक तो बड़ी बात बिहार के लिए ये थी कि तेज प्रताप यादव लाइमलाइट में है। साथ ही साथ शिवानंद तिवारी ने बहुत अच्छा लिखा कि इस मौके पर नेता कार्यकर्ता नेताओं के बीच संवाद स्थापित होता था, लोग देखते थे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस होता था और ये लगता था कि आरजेडी एक पार्टी है, परिवार है। उन्होंने ये भी लिखा कि भले ही 25 सीटें मिली हों, लेकिन कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ये बहुत जरूर किया जाना चाहिए था जिससे कार्यकर्ता उत्साहित होते। और इसलिए उन्होंने लिखा है कि जब नेता ही पस्त हो चुके हैं तो कार्यकर्ता कहां से मस्त होंगे, ये उन्होंने लिखा है अपनी बातों में। मैं आलोक बस जी आपके पास आना चाहूंगा। आप देखिए, बड़ी चर्चा है और ये चूंकि खड़मास बीत गया, अब बड़ी चर्चा है, कांग्रेस टूट रही है। और यकीन मानिए, मैंने कुछ दलों से बात की, उनके नेताओं से आज सुबह बात की। एक दल ने मुझसे कहा, नाम लेना नहीं चाहूंगा, कांग्रेस मेरे यहां भी आने को तैयार है। दूसरे दल ने कहा कि बीजेपी से संपर्क में, तीसरे ने कहा जेडीयू से संपर्क में, और सारे ऑथेंटिक लोग हैं। अगर वो बोलेंगे तो कहा जाएगा कि अमुक अमुक पार्टी बोल रही है। तो क्या आपको दिख रहा अब खड़मास बीत गया, कांग्रेस पूरे तरीके से टूटने जा रही है? देखिए पंकज जी, ये जितने छोटे छोटे दल हैं, इनके जब 2-4-5 एमएलए जीत जाते हैं तो वो अपने को असहाय महसूस करते हैं। आगे का उनको राजनीति बहुत उज्जवल नहीं दिखाई देता है, तो वो सोचते हैं कि किसी जगह जाके अपने को एडजस्ट कर लें कि आगे का हमारा काम ठीक ठाक से हो जाए। और कैसे ये लोग एक दूसरे दल में जाते हैं, लिए जाते हैं, ये भी बिहार के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आइए तेज प्रताप जी के इस चूड़ा दही के भोज पर। देखिए, लालू यादव अपने आप में एक करिश्मा थे। वो जिस जगह खड़ा हो जाते थे वहीं पर मजमा लग जाता था, और हर वर्ग का, हर जाति का मजमा लगता था उनके पीछे। और ये सही बात है जो शिवानंद जी ने कहा है कि चूड़ा दही या होली कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का, कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने का, एक मजबूती प्रदान करने का पार्टी को एक बहुत बड़ा माध्यम था उनके अपने स्टाइल में। लेकिन वो उसको छिन्न भिन्न हो गया। हालांकि पिछली बार के चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी ने 85 या 88 सीट जीती थी, उससे लगता था कि तेजस्वी के हाथ में कमान चली गई है और लालू यादव की लेगेसी को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ उससे तो ऐसा लगा कि ये पार्टी अब बचेगी या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये बात सब ठीक है आलोक जी, पर अब सवाल उठ रहा है ना कि खड़मास के बाद होने क्या जा रहा है। तेजस्वी यादव मायूस हैं, शायद फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहे हैं,
इतनी बड़ी हार के बाद सोच नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए? ये एक सवाल है। उन्होंने भले ही ये बात कही कि 100 दिन के कार्यक्रम को देखेंगे और उसके बाद वो कोई वक्तव्य देंगे, वो ठीक है, पर कार्यकर्ताओं से मिलने का कौन सा अवसर चुनेंगे? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस टूटने जा रही है। खबर दो तरह की है, 3 भागों में टूटेगी कांग्रेस। बीजेपी में जाएगी कांग्रेस के विधायक, किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे, जेडीयू के साथ जाएंगे, एलजेपी-आर के साथ जाएंगे, या विधायक टूट टूट करके अलग अलग दल में जाएंगे? क्या होगा ये लोग जानना चाह रहे हैं। बड़ी चर्चा है इसकी, कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, नहीं, लेकिन ये टूटेंगे ये जानकारी तो है। हो सकता है ये जातिगत भावना से अलग अलग में भी चले जाएं या एन ब्लॉक एक ही पार्टी में जाएं। अगर बीजेपी में जाएंगे तो पूरे के पूरे जाएंगे, और जेडीयू में जाएंगे तो हो सकता है ये बंट के जाएं, और एलजेपी में भी कमोबेश वही हाल होगा। चलिए, ये आपको ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। मेरी जानकारी में मुस्लिम विधायक भी हैं कांग्रेस में जो बीजेपी में जाने के पक्षधर नहीं है, संतोष कुमार जी। आपके पास क्या जानकारी है? वो जेडीयू में जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू द्वारा भी ऐसा क्लेम किया गया है, कोई ना कोई क्लेम करता रहा है और बीजेपी के नेता भी करते रहे हैं। मैं यही बात आपसे जानना चाह रहा हूं, और एलजेपी के लोग भी कह रहे हैं। ये कांग्रेस विधायक का हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? संतोष जी, देखिए संख्या बल इतना कम है। देखिए संख्या बल कांग्रेस का इतना कम है कि एक सबसे सॉफ्ट टारगेट कांग्रेस ही है। अभी भाजपा में जाना चाहते हैं तो कुछ जदयू, या मुझे लगता है कि ज्यादा संभावना जदयू में जाने की है कांग्रेस विधायकों की, और टूट कांग्रेस में ही होगी। बाकी आरजेडी में अभी टूट की संभावना जो दिखाई जा रही है वो तो मुझे दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। कांग्रेस ही टूटेगी, और बहुत जल्द वो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले टूट जाए, या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो बातचीत है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस नहीं टूट रही है। लेकिन कांग्रेस का टूटना तय है। ज्यादा संभावना अपना 90% मान के चलिए कि कांग्रेस टूट जाएगी, और कांग्रेस टूटकर जनता दल में शामिल हो या भाजपा में शामिल हो। ज्यादा संभावना है जनता दल में शामिल होगी, और बातचीत चल ही रही है। भाजपा के लोग भी बात कर रहे हैं, जदयू के लोग भी बात कर रहे हैं, जदयू से अशोक चौधरी वगैरह बात कर रहे हैं, ललन सिंह भी बात कर रहे हैं, तो सब लोग बातचीत कर रहे हैं। जदयू अपनी संख्या बढ़ाना चाह रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है, और भाजपा भी चाहती है कि उसका भी मतलब जदयू बड़ी पार्टी नहीं हो, भाजपा ही बड़ी पार्टी रहे। तो बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस मामले में निर्णय होगा कांग्रेस के टूटने का। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की जो टूटने की बात हो रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कोई लेने को तैयार नहीं है। तीनों विधायक चाह रहे हैं कि भाई कोई उन्हें शामिल कर ले। उपेंद्र कुशवाहा को लोग सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनता दल कोई भी उपेंद्र कुशवाहा से वो नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पाले में आज भी कुशवाहा समाज का वोट है। भले सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, लेकिन कुशवाहा समाज में बिहार का 2% वोट कुशवाहा समाज का, 4% वोट जो भी वोट है कुशवाहा समाज का, वो उपेंद्र कुशवाहा के प्रति सॉफ्ट टारगेट है। उपेंद्र कुशवाहा को ही नेता मानती है, और जिधर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं उधर वो वोट जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी फिलहाल टूट की संभावना नहीं है, जब तक उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहे। ज्यादा संभावना उपेंद्र कुशवाहा की भी कि जदयू में ही विलय हो। विलय वाली बात हो सकती है। टूट कर कोई विधायक को न भाजपा लेना चाह रही है, न जदयू लेना चाह रही है। टूट करके कोई भी नहीं लेना चाह रही है, लेकिन पान समाज, हाँ, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वही मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, बाकी लोगों से भी पूछूंगा कि देखिए एलजेपी का भी इसमें एक इंटरेस्ट है। एलजेपी के पास अगर 21, एलजेपी मतलब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर, एलजेपी के पास अगर 21 विधायक हो जाए तो एमएलसी का रास्ता उनके लिए साफ हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं। एलजेपी-आर की भी मंशा है कि एक उनको राज्यसभा की सीट मिल जाए और एक एमएलसी तो मिल ही जाए। तो ऐसे में अगर 2 विधायक भी आ गए तो एलजेपी-आर का बल्ले बल्ले हो जाएगा, और हो सकता है उसको मंत्री भी बना दें। इस तरह की संभावना हो सकती है। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है क्या आपको? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में भले जा सकते हैं, वो लोक चिराग पासवान उन विधायकों को अपनी पार्टी में कर सकते हैं उसकी समय, लेकिन वो विधायक लोक जनशक्ति पार्टी में जाएंगे या नहीं उन पर डिपेंड करता है। उनका फर्स्ट चॉइस भाजपा और जदयू है,
भारतीय जनता पार्टी और जदयू में जाना चाहते हैं, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का है कि वहां चिराग पासवान वन मैन आर्मी है, जो चाहेंगे वो चिराग पासवान करेंगे। तो 3 विधायक हैं, अब तीनों को एडजस्ट करना, तीनों चाहते हैं कि मंत्री बनाए, 3 में से 2 ही कम से कम चाहेंगे मंत्री बनाना। तो चिराग पासवान चाहेंगे तो उनकी पार्टी में शामिल, अगर विधायक चाहेंगे तो चिराग पासवान में विलय हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान को उपेंद्र कुशवाहा जी से बहुत कुछ लेना देना नहीं, उन्हें केवल भाजपा से लेना है देना है और नीतीश कुमार से। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से चिराग पासवान जी को कोई मतलब है नहीं है। वो चाहे तो वो टूट सकते हैं, लेकिन वो तीनों विधायक चिराग पासवान की पार्टी में जाना चाहेंगे तब तो उनका चॉइस तो है कि भाजपा उन्हें ले ले अपनी पार्टी में। फर्स्ट चॉइस उनका भाजपा है, लेकिन भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि अभी तक तीनों विधायक घूम रहे हैं, मतलब लिट्टी पार्टी में नहीं आए, बाहर का फोटो शेयर कर रहे हैं, सब जगह ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई, न भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पाले में ले रही है न जदयू। चिराग पासवान तो जब चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन उन विधायक की इच्छा होगी तब। चलिए, और सब आज मंत्री, मेन कारण मंत्री है। नहीं ठीक है, पर ये मैंने तो इसलिए ऐसा पूछा कि भाई ये 3 विधायक भी टूटने को तैयार हैं। मेरी जानकारी में चिराग पासवान की पार्टी भी उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को लेने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक आ गए तो भी तो 21 पूरा हो सकता है। राम बंदोबस्त जी, एमएलसी बनने के चांसेस तो काफ़ी बढ़ जाते हैं ना, ये बात भी तो बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अगर ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक को नहीं लेंगे क्योंकि मगध में नहीं नाराज करना चाहेंगे कुशवाहा वोटर्स को, उपेंद्र कुशवाहा से रिश्ते खराब नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायक आ गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जी, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी भी नाराज नहीं करना चाहती है और नीतीश कुमार भी नहीं। और चूंकि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भी बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को न तो अपनी पार्टी में ला रही है और न ही उन्हें अब एक अलग पार्टी के रूप में या आरएलएम पे कब्जा करने के लिए जो स्पीकर के रूप में सहयोग होता है, इससे वो पीछे हट रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अगर उन बागी विधायकों को एलजेपी-आर के जरिए कोई मदद पहुंचा सके, या चिराग पासवान के इच्छा से या बीजेपी की इच्छा से वो बागी विधायक एलजेपी-आर में चले जाएं, क्योंकि यहाँ फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा या उनका कुशवाहा जनाधार तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा जो फैक्टर है मेरी समझ से वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को तो ये नहीं लगना चाहिए कि बीजेपी तोड़-फोड़ की राजनीति कर रही है और ये अपने ही घटक दलों में कर रही है। लेकिन कांग्रेस के जो 6 नेता हैं वो उनकी पहली पसंदीदा पार्टी जदयू ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इकट्ठे जाएं तो उनकी ताकत भी होगी, इकट्ठे वो बार्गेनिंग भी कर पाएंगे। मान लीजिए 6 को हर कुछ नहीं मिल पाएगा, हर कोई एमएलसी नहीं बन पाएगा, हर कोई मंत्री नहीं बन पाएगा, लेकिन वो ग्रुप तो रहेगा। जी, अगर वो लोग टूट के जाते हैं, 2-2 की संख्या में जाएं, 3-3 की संख्या में जाएं, तो वो हो सकता है वो गुमनाम हो जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम भी, इनके भी 3 विधायक है, उनके भी 6 हैं, ये 9 लोग इधर उधर बिखर जाएंगे तो फिर लोग बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। उनकी अपनी पसंदीदा पार्टी जदयू है और वो जदयू में जा सकते हैं। अगर इसमें कोई अड़चन आई तभी जाकर के कुछ आरएलएम में जाएंगे और कुछ बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी में तो ऐसे कोई मुस्लिम विधायक जा भी नहीं सकता है। तो लेकिन मुख्य जो उनसे जो वार्ता चल रही है वो जदयू की है, इसमें जदयू बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी जो भी बागी विधायकों को लेकर के जो भी करती है, चाहे कांग्रेस में हो या आरएलएम में हो, वो अपने जरिए करती है या आरएलएम के जरिए करती है, चिराग पासवान लोजपा आर के जरिए करती है। क्योंकि लोजपा आर की भी अगर ताकत मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की ही ताकत मजबूत होती है। इसलिए भी लोजपा आर उन बागी विधायकों को अपने आप में ले सकती है। और अगर आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के 6 विधायक हों और आरएलएम के 3 हों, अगर ये चले जाएं चिराग पासवान में, तो चिराग पासवान का ताकत बहुत बढ़ जाएगा, एमएलसी सीट के लिए भी बढ़ जाएगा, राज्यसभा के लिए भी बढ़ जाएगा और बिहार की राजनीति में भी बढ़ जाएगा। कम से कम सैद्धांतिक तौर पे कहने को तो उनको मिलेगा ना कि जो बागी हैं उनके लिए सबसे विश्वसनीय पार्टी जदयू और बीजेपी के होते हुए भी उनकी नजर में लोजपा आ रहा है। तो ये एक बहुत अहम बात होगी, उन पे निगाहें सबकी पड़ी हुई हैं। लेकिन नीतीश कुमार का क्या मूड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। ठीक है जी, ठीक है, नीतीश कुमार का मूड बहुत खास है। चलिए ये बात भी, और नीतीश कुमार का मूड बहुत खास है तो दीपक कोचगवे जी जेडीयू में क्या होने जा रहा है? भाई खड़मास भी तो बीत गया ना, लोग निशांत कब आ रहे हैं, लोग बार बार ये पूछ रहे हैं।
आरसीपी सिंह की एंट्री क्या हो रही है, हरिवंश नारायण सिंह का रिपीटेशन नहीं होगा। ये सारी ऐसी खबरें हैं जो बिहार की सियासत में फ्लोट कर रही हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। इस बारे में क्या हो रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं आप लोग, तो पहले तो है कि जनता दल पहले प्राथमिकता उनकी है 6 कांग्रेस विधायकों को अपने पास लाना। जो ट्रैक रिकॉर्ड है जनता दल यूनाइटेड का, जिस तरह से अशोक चौधरी को लाकर उन्होंने कांग्रेस को दरकाया था, तो कहीं ना कहीं 6 विधायक को लाने की कोशिश हो रही। 6 में 4 आए, 3 आए, मगर ये पहला होमवर्क है और वो होमवर्क जारी है और बहुत तरीके से जारी है। और मुझे लगता है कि संख्या बल बढ़ाना पहली प्राथमिकता है नीतीश कुमार की, कि मैं संख्या बल कैसे बढ़ाकर 90 तक पहुंचूं या उससे और आगे जाऊं। ये दोनों बीजेपी और इसके पहला मसला पंकज जी ये कि वो किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को पहले लाएंगे। और ये लगभग बात फाइनल हो गई है, भले लोग अभी खोल नहीं रहे हैं, मगर किसी भी दिन ये बात आपको देखने को मिलेगी। आपने कहा कि आरसीपी हो, देखिए अभी बहुत द्वंद्व की स्थिति है कि राज्यसभा में क्या हरिवंश जी जाएंगे या हरिवंश जी ड्रॉप होंगे। क्या हरिवंश जी के लिए ऊपर से कोई बड़ा पैरवी तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि हरिवंश जी के रिश्ते दोनों तरफ बहुत ही साउंड है, बीजेपी के पास भी बहुत साउंड है। मगर जहां तक रामनाथ ठाकुर को ड्रॉप करने की बात होगी, मुझे नहीं लगता है कि रामनाथ ठाकुर को ड्रॉप करेंगे। अगर स्टेट पॉलिटिक्स में उनको कोई बड़ा महत्व देने की बात होगी तो हो सकता है कि भाई उनको ड्रॉप किया जाए। तो ये 2 में, और आपने ये भी चर्चा हुई कि संजय झा को हरिवंश जी के जगह पर बिठाया जा सकता है। देखिए, त्यागी जी को तो हटाया ही गया, त्यागी जी भी बेचारे कोशिश कर रहे थे कि राज्यसभा में जाए। तो ये राज्यसभा का मसला है। और मनीष वर्मा कैसे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इस पर भी चर्चा बहुत तेज है। और जहां तक आरसीपी सिंह का सवाल है, आरसीपी सिंह के बयान से ये स्पष्ट हो गया कि वो आ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि उनके कहने का कोई रिबाउंड नहीं हुआ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और श्याम रजक ने उसे और पुख्ता कर दिया कि वो आपका घर है, आप चाहें तो ये अपना कुनबा जो है फिर संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। और निशांत की जहां तक बात है, देखिए निशांत आज नहीं कल तो आएंगे, निशांत आज नहीं कल तो आएंगे। खड़मास खत्म हो गया, अब वर्कआउट हो रहा होगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है, वो मसला कांग्रेस को किस तरह से अपने पाले में करके स्कोर बढ़ाकर कम से कम 90 के आसपास पहुंचा के बड़ी पार्टी बनने की बात हो। चूंकि दोनों एक दूसरे पर खतरा रहता है, भाजपा को भी नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार को भी भाजपा से, तो दोनों अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। और रही बात, जहां देखिए अभी तक 16 विधायक जो हैं जिस पर गाज गिर सकती है, 6 कांग्रेस हैं, 3 कुशवाहा की पार्टी की है, 1 पान पार्टी के हैं, 1 बहुजन समाज पार्टी और 5 AIMIM के हैं। तो मिलाकर 16 ऐसे लोग हैं जिनका कभी भी उपयोग हो सकता है। और वाजिब है कि वो अभी आरजेडी में नहीं जाएंगे, आरजेडी में अभी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि 5 साल चुनाव होने में देर है। और 5 साल तक एक विधायक अगर अपने फॉर्म में नहीं होगा तो फिर 5वें साल चुनाव में उसकी क्या स्थिति होगी। तो मेरा मिला जुला के आकलन ये है कि जनता दल संगठन से लेके राज्यसभा के चुनाव तक, राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा पंकज जी कि क्रॉस वोटिंग किस पार्टी ने किया, किसको कितना वोट आया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस सबको देखते हुए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है जनता दल यूनाइटेड का, और नीतीश कुमार को लगता है 2010 का जो ऑक्सीजन है वो हमेशा चाहते हैं कि 2010 वाला ऑक्सीजन मिले। पॉइंट टेकन। और यही बड़ी बात है। अगर इनकी बात मान ले आलोक मस्जिद
तो 84 + 16 100 तो नीतीश कुमार ऐसे हो जाएंगे, और 100 की स्थिति में जैसे ही पहुंच जाएंगे आरजेडी टूटेगी नहीं तो 125 कभी भी हो सकता है। मतलब नीतीश फिर कंफर्टेबल रहेंगे, उनको कोई हिला डुला नहीं सकेगा। ये बात मान लिया जाए आलोक वत्स जी? मतलब इसकी कोशिश शुरू हो चुकी है, ये कार्यान्वित कब होगी ये देखना दिलचस्प होगा। अनम्यूट करिए। ये चुनाव के बाद ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार को कोई नहीं हिला सकता है, कि जिस तरीके से वोट की आंधी चली थी उसमें नीतीश कुमार का इनाम प्रबल रूप से आगे आया था, और जनमानस में भी ये बात गई थी। ये सही कह रहे हैं दीपक जी कि उनकी पूरी प्राथमिकता होगी कि हम बीजेपी से ऊपर अपना स्कोर ले जाए एमएलए के मामले में। तो उसमें सबसे जो अच्छा, ये जितने 16 विधायक हैं विभिन्न दलों के, ये सब पोचेबल है, मतलब इनको ऊपर डोरा डाला जा सकता है आसानी से, और ये खुद भी डोरा डलवाना चाहते होंगे क्योंकि 5 साल अभी चुनाव बाकी है, तो ये चाहते होंगे कि किसी सत्ता के साथ मिलके कुछ हम अपने क्षेत्र के लिए भी करें या कुछ अपना भी लाभ करें। तो इसमें तो मुझे लगता है कि जेडीयू सफल हो जाएगी। अब रही आरजेडी के टूटने की बात, वो अभी देखना बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि अगर अस्तबल से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव नहीं आएंगे तो पार्टी समाप्ति की ओर जरूर जाने की कवायद हो सकती है। ये तो राम बंदोबस्त जी, और कोई बड़ा अंतर आप देख पा रहे हैं? एक बड़ी बात कह गए दीपक कोचगवे जी, मनीष वर्मा प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, ये संभावना आपको दिखाई पड़ रही है। क्या कार्यकारी अध्यक्ष में भी जेडीयू में फेरबदल हो सकता है? चांसेस क्या है? आरसीपी सिंह आएंगे तो उनकी भूमिका क्या रहेगी? जी, जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी पदों पे बदलाव होगा। या यह भी हो सकता है अभी जो रामनाथ ठाकुर हैं उनको भी जिम्मेवारी दी जा सकती है। मुझे लगता है कि जो जदयू के अभी जो 2 सीटें हैं, इन दोनों को हो सकता है कि राज्यसभा से ड्रॉप किया जाए और रामनाथ ठाकुर को वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिया जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी बदलाव होगा। अब जहां तक बात आरसीपी सिंह की आने की, तो अभी एक तेज प्रताप का धमाका चुरादही कार्यक्रम हुआ, एक और 17 जनवरी को होने वाला है। वो पटना में पटेल समाज की ओर से एक आयोजित होने वाला है चुरादही का कार्यक्रम, जिसमें नीतीश कुमार भी आएंगे और निशांत कुमार भी उसमें शामिल होंगे। उसकी तैयारी बड़े जोरों शोर से चल रही है। वहां पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे, निशांत कुमार की भी लगाए जाएंगे, और नीतीश कुमार से ज्यादा उसमें निशांत कुमार का बैनर पोस्टर लगाने की तैयारी है। तो एक तरीके से समझिए कि वो अघोषित तरीके से वो उनकी राजनीति में एंट्री ही होगी। उसके बाद फिर जदयू में परिवर्तन का दौर एक शुरू होगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद जो जनवरी का जो बचा हुआ शेष टाइम है उसी में बदलाव हो सकता है। तो जनवरी अंतिम या फरवरी का पहला महीना, इसी दरमियान बदलाव होगा। इसी दरमियान हो सकता है जिन जिन नेताओं की आने की चर्चा है वो आ भी जाएं। चलिए, तो बड़ी बात आपने बताई। सवाल यह है कि 17 जनवरी के बाद क्या बड़ा फेरबदल जेडीयू में होने जा रहा है? तेज प्रताप यादव की नज़दीकी साधु यादव से एक तरफ बढ़ी है, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा की ओर तेज प्रताप ने कदम बढ़ाया है। तेज प्रताप किस ओर जा रहे हैं? तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करेंगे और एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर भूमिका निभाएंगे? क्योंकि बड़ी हार के बाद तेज प्रताप क्या तेजस्वी यादव क्या वाकई पस्त हो चुके हैं, जैसा शिवानंद तिवारी आरोप लगा रहे हैं? इन तमाम बातों पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। आलोक वत्स जी, दीपक कोचगवे जी, संतोष कुमार जी और राम बंदोबस्त जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।